नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है प्राइम टाइम के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम का। देखिए, यूरोप में एटमी विस्फोट की तैयारी में है रूस। ये बड़ी खबर है। रूसी सेना की सीक्रेट रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूरोप के 4 नेटो देशों पर हमला संभव है। ये ब्रेकिंग नंबर 2 है। ब्रेकिंग नंबर 3, जर्मनी, एस्टोनिया, नॉर्वे, फ्रांस पर हमला संभव है। रूसी नौसेना एटमी हमले के लिए भी तैयार है। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन रूस ने कुर्स्क की जंग को एक झटके में खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुर्स्क की जंग के लिए सबसे विनाशक बंदोबस्त हो चुके हैं। रूस की सेना का क्विक रिएक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। रूस की बॉर्डर फोर्सेस ने सीमाई इलाके खाली करा लिए हैं। इस इलाके में अब रूस और यूक्रेन की फौज बची है और बहुत जल्द ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में इस हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरा माना गया है और इसीलिए आशंका यह भी है कि रूस एटमी हमले की भी तैयारी कर चुका है। देखिए, कुर्स्क की जंग यूरोप के लिए कितनी विनाशक साबित हो सकती है। ये निश्चित हो चुका है कि कुर्स्क यूरोप के महाविनाश का एपी सेंटर बनने वाला है। यूक्रेनी सेना ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं लांघी है, बल्कि पुतिन के धैर्य की सीमा भी लांघ दी है। यह रूस की संप्रभुता पर बरसता बारूद है और पुतिन के अखंड रूस के स्वप्न पर सबसे बड़ी चोट भी। इसीलिए पुतिन ने कुर्स्क के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगस्त की रात पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले के प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया गया। हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरे की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि रूस ने परमाणु हमले का विकल्प भी खुला रखा है। पुतिन को ये कड़े और बड़े फैसले एक साथ लेने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि कुर्स्क की जंग का विस्तार होता जा रहा है। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन ने बेलगोरोद, ब्रियांस्क और ओरियोल इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। सूमी से सटी रूसी सीमा से लेकर बेलगोरोद तक दोनों सेनाओं की जंग जारी है। बारह और 13 अगस्त को कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के 28 कस्बों के गांवों पर कब्जा कर लिया है। सूमी की सीमा से 12 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई में जंग जारी है। कुर्स्क, बेलगोरोद के सीमाई इलाकों से 1,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यूक्रेन की आर्टिलरी पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूसी वायुसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क की जंग का समाधान यूक्रेन पर बड़े हमले ही है। रूस कीव सहित पूरे यूक्रेन पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि पहले दुश्मन को अपनी जमीन से ढकेला जाएगा, उसके बाद ही प्रतिशोध शुरू हो जाएगा। каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
कुर्स्क और आसपास के इलाकों में जारी जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने रणनीति तैयार कर ली है। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट से रूसी सेना की टुकड़ियां रूस के कुर्स्क और सुमी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। इन टुकड़ियों से दोहरी सुरक्षा दीवार तैयार की जा रही है ताकि रूस के अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक लौट ना सके और नई सैन्य टुकड़ियां रूस में प्रवेश ना कर सकें। यानी रूस से बाहर निकलने और अंदर घुसने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पुतिन का ऑपरेशन कुर्स्क शुरू हो चुका है। आज रात रूस के सीमाई इलाकों से 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। सीमाई इलाकों के खाली होने के बाद पुतिन के ऑपरेशन कुर्स्क का असली चरण शुरू होने वाला है। और इस चरण के लिए रूसी सेना ने विध्वंसक तैयारी की है। हमले के लिए फैब 3000 बॉम्ब तैयार हैं। ये 3 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है। इसके एक धमाके से 1.5 किलोमीटर के इलाके में तबाही होती है। इसके साथ ही फैब 1500 बॉम्ब भी तैयार हैं। ये 1.5 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। इसके धमाके से 500 मीटर के इलाके में तबाही फैल जाती है। रूसी वायुसेना इम्प्रोवाइज्ड ग्लाइड बॉम्ब से भी हमले शुरू करेगी। इन्हें सुखोई 34 जेट से लॉन्च किया जाता है। ये बम मिसाइल की तरह गाइडेड होता है और 35 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इनका टारगेट कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड है। रूसी वायुसेना के सभी विंग हमले शुरू करने वाले हैं। इनमें TU सीरीज के एटमी बॉम्बर से बमबारी होगी। सुखोई सीरीज और मिग सीरीज की 5 स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। मिग 28 और KA-52 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से भी हमले किए जाएंगे। यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी सेना 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है, जबकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की इस जीत से अमेरिका खुश है और अब उसे अटैक एमएस मिसाइल से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिल गई है। यूक्रेन की प्लानिंग है कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया जाए। इससे उसके बड़े हित जुड़े हुए हैं। यूक्रेन कुर्स्क में कब्जा जमाकर सीज फायर वार्ता शुरू कर सकता है। सीज फायर में यूक्रेन कुर्स्क के बदले अपनी जमीन खाली करने की शर्त रखेगा। लेकिन पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अब बातचीत नहीं होगी। Наконец, еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации. पुतिन के रुख से साफ है कि अब रूस ये नहीं चाहता कि सीज फायर पर बात हो, बल्कि पहला टारगेट रूस की जमीन खाली कराना है और उसके बाद कीव में रूसी झंडा फहराना। भले ही इसके लिए अमेरिका या यूरोप से रूस को सीधी जंग लड़नी पड़े, इसके लिए पुतिन ने दोहरे मोर्चे पर तैयारी कर ली है। रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए हैं। कुर्स्क में जंग तेज होने वाली है। इसके साथ ही यूक्रेन के खार्किव और सुमी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रूसी फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के साथ तैयार हैं। आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हवाई हमले हो सकते हैं।
रूस के इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन सरेंडर नहीं करता तो पुतिन रूस की संप्रभुता पर खतरे का हवाला देकर परमाणु बटन दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तेल अवीव में अल कस्साम का बड़ा हमला, 2 बड़े धमाकों से दहल गया तेल अवीव। 2 M90 मिसाइलों से बारूदी विस्फोट। Видите, что это такое? Блядь! Пиздец, это с какой стороны? तो काउंटडाउन ऑन है, किसी भी वक्त इजरायली धरती पर बारूदी प्रहार हो सकता है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजरायल का कोना कोना थर्रा सकता है। मगर ईरान अटैक करता उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में 4.8 तीव्रता का एक भूचाल आया। किसी ने इस भूकंप को प्राकृतिक आपदा बताया तो वही कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बीती रात सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्कों में जो जलजला आया उसकी वजह इजरायल का परमाणु परीक्षण है। तो क्या ईरान के हमले से पहले नेतन्याहू ने अपने एटमी विनाशकों का टेस्ट किया? क्या जल्द ही अरब में परमाणु हथियारों से जंग लड़ी जाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। दोनों मुल्कों ने अपने विध्वंसक हथियारों को बैटल ग्राउंड में झोंक रखा है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है। यह भी किया जा रहा है कि अपने बचाव के लिए इजराइल ईरानी धरती को बारूद से सुलगा सकता है। यकीन मानिए, भीषण युद्ध के हालात ने पहले ही अरब वर्ल्ड में खलबली मचा रखी है। अगर इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके चलते अरब वर्ल्ड में महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीती रात सीरिया, जॉर्डन में जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। गोलन हाइट्स के इलाके भी भूकंप के चलते थर्रा उठे। जंगी उबाल के बीच आए भूचाल ने सीरिया, जॉर्डन में सनसनी मचा दी। लोग सहम गए, मगर इसी बीच यह दावा किया जा रहा है कि सीरिया और जॉर्डन में बीती रात जो भूकंप आया वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों की विनाशक साजिश का ब्लूप्रिंट था, जिसकी पटकथा तेल अवीव में लिखी गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त की रात इजराइल ने एटमी हथियारों का टेस्ट किया। जॉर्डन वैली के खुफिया इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि इजराइल ने किसी भी परमाणु परीक्षण का दावा नहीं किया। आपको बता दें कि इजराइल एक ऐसा परमाणु संपन्न देश है जिसके बारूदी जखीरे में एटमी हथियार तो हैं, मगर इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है।
ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू ने चोरी छिपे एटमी हथियारों का टेस्ट किया ताकि ईरान जैसे मुल्क को अपनी ताकत से रूबरू करवा सके, अपने एटमी विनाशकों के जरिए दुश्मन खेमे में खलबली मचा सके। अगर इजराइल के एटमी हथियारों के टेस्ट का दावा सही है, अगर इजराइल ने वाकई परमाणु विनाशकों का परीक्षण किया है, तो ये ईरान समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को सीधी चेतावनी है, क्योंकि फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है आज रात ही इजरायली धरती पर ईरान हमला कर सकता है। इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले की आशंका है। दावा यह भी है कि जॉर्डन वैली से ईरान मिसाइलें दाग सकता है। आपको बता दें कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया। लिहाजा इस बार भी यह आशंका जताई जा रही थी कि इजरायली सरजमी को इसी तरह दहलाया जा सकता है। मगर इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ऑपरेशन जॉर्डन वैली को एक्टिवेट किया, जहां से ईरान चंद सेकंड के भीतर इजराइल को धुआं कर सकता है, बारूद से पाट सकता है। और आईआरजीसी का प्लान ईरानी धरती से ही इजराइल पर हमले का है, जबकि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का प्लान जॉर्डन वैली से इजराइल पर अटैक का है। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 1,500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है जॉर्डन घाटी। ये इलाका जॉर्डन, सीरिया और इजराइल के बीच मौजूद है, जो विवादित होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील भी है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर इसकी मौजूदगी जॉर्डन में है, लेकिन जॉर्डन वैली के काफी बड़े हिस्से पर कंट्रोल या फिर कहें दबदबा इजराइल का है। इतना ही नहीं, गोलान हाइट्स में भी होने के चलते सीरिया भी जॉर्डन घाटी पर अपना हक जताता है, इसे अपना हिस्सा बताता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जॉर्डन घाटी ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का गढ़ है, सबसे बड़ा लॉन्चिंग सेंटर है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जॉर्डन घाटी से ही इजराइल पर हमले का प्लान तैयार किया है, क्योंकि जॉर्डन घाटी से इजरायली राजधानी तेल अवीव की दूरी महज 74 किलोमीटर ही है, तो वही यरूशलेम से जॉर्डन घाटी की कुल दूरी महज 68 किलोमीटर तक की है। मतलब ये कि इस बार इजराइल से ईरान हर नया पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। अभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान से लेकर जॉर्डन घाटी तक अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार करना। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। इजराइल में बारूदी जलजला लाने के लिए ईरान ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। अगर ईरान हमला करता, उससे पहले इजराइल के एटमी परीक्षण को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने भी अरब में महाविनाश का सायरन बजा दिया है। क्योंकि इजराइल पलटवार करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर ईरान ने इजराइल को दहलाया, तो अपना वजूद बचाने के लिए इजराइल परमाणु विनाशकों का बेझिझक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अरब के हालात को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। वहीं अमेरिका ने भी ईरान के जंगी तेवर को देखते हुए समंदर में युद्धपोत और सबमरीन को उतार दिया है, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। अब यह देखना होगा कि आज रात ईरानी सेना इजराइल पर प्रहार करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इजराइल में ईरान के हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खात्मे के लिए ईरान, हिजबुल्लाह और हुती एक साथ हमला करने वाले हैं। जिस वक्त ईरान हमला इजराइल में हवाई हमला करेगा, उसी वक्त हिजबुल्लाह और हुती भी इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देंगे। इसके लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल से सटे बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि आज रात ईरान तेल अवीव पर एयर अटैक करेगा और इसी के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर कोहराम मचाना शुरू कर देंगे। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, किंतु परंतु पर विराम लग गया है। इजराइल पर ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। इजराइल पर सिर्फ ईरान ही हमला नहीं करेगा, बल्कि उसके सभी प्रॉक्सी एकजुट होकर धावा बोलेंगे। ईरान एयर ऑपरेशन लॉन्च करेगा तो हिजबुल्लाह इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। जिस वक्त ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करेगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। सात अक्टूबर जैसा नरसंहार करने का प्लान है। माना यह जा रहा है कि आधी रात को ही इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला शुरू हो जाएगा। IRGC के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल में ईरान का एयर ऑपरेशन 3 से 4 दिनों तक चलेगा और इसी के साथ इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह का जमीनी हमला शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने बैरूत में मौजूद अपने हेडक्वार्टर को अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया है। हेडक्वार्टर में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, कंप्यूटर्स और दूसरे उपकरणों को दूसरे लोकेशन पर पहुंचा दिया गया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इजराइल इस खतरे से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट लेबनान के ऊपर उड़ान भरकर हिजबुल्लाह की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल की निगरानी में हिजबुल्लाह के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। मॉनिटरिंग के दौरान आईडीएफ को पता चला है कि हिजबुल्लाह ने अपने हजारों लड़ाकों को इजरायली बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। हिजबुल्लाह के ये लड़ाके इजराइल में घुसपैठ करने की ताक में घात लगाए बैठे हैं। तो इजराइल में हिजबुल्लाह और उसके लड़ाके ठीक उसी तरह से रक्तपात करने वाले हैं जैसा पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल में घुसपैठ कर बड़ी तबाही मचाने वाले हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इजराइल में जिस वक्त ईरान हमला करेगा, उसी वक्त हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसने की फिराक में हैं और इसके लिए हिजबुल्लाह ने अपने हजारों लड़ाकों को सीमा पर भेज दिया है। हिजबुल्लाह के ये लड़ाके इजरायली सीमा के पास गहरी खाइयों में छिपे हुए हैं। ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में गोलन हाइट्स के रास्ते से घुसेंगे। इस ऑपरेशन की कमान हिजबुल्लाह के रद्वान ब्रिगेड को सौंपी गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से घुसपैठ का खतरा बढ़ा तो लेबनान से सटी सीमा पर इजरायली सेना हाई अलर्ट हो गई। आईडीएफ चीफ हेर्जी हलेवी लेबनान से सटी इजरायली सीमा पर पहुंच गए। हालेवी ने बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ के कमांड पोस्ट पर सैन्य अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। लेबनान बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने के बाद आईडीएफ चीफ ने सेना को काउंटर ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी।
इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को हिजबुल्लाह के हमले को लेकर जो इनपुट मिला है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह घुसपैठ के साथ साथ मिसाइलों से हमले की तैयारी में भी है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों से भी विध्वंसक हमला करने वाला है। इस हमले को अंजाम देने के लिए हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल में अपनी कई मिसाइल लॉन्च साइट को सक्रिय कर दिया है। हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइल हमले ना कर सके, इसके लिए इजरायली सेना लेबनान में एयर ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत उन रॉकेट और मिसाइल लॉन्च पैड को तहस नहस किया जा रहा है जिसे हिजबुल्लाह ने हमले के लिए एक्टिव किया है। रात के अंधेरे में इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में 4 बड़े विस्फोट किए। बमबारी की वजह से कफ्र किला, माहफिन और बिस अल जबल में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गईं। वहीं आयता अल शाब में हिजबुल्लाह का निगरानी पोस्ट भी समाप्त हो गया। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। इजरायली हेलीकॉप्टर ने कुछ इस तरह मिसाइल फायर कर हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ही जला दिया। हमला नाकाम तो हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह की हुंकार नहीं रुकी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जातौन में इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट बरसाकर दहला दिया। उधर लाल सागर में हूती ने ब्रिटिश जहाज को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ने भी इजराइल के इर्द गिर्द डेरा डाल दिया है। ईरानी प्रॉक्सी ईरान के हमले का इंतजार कर रहे हैं। ईरान जैसे ही हवाई हमला करेगा, सभी ईरानी प्रॉक्सी एक साथ इजराइल पर धावा बोल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और तेल अवीव पर अल कस्साम का हमला। गाजा से तेल अवीव पर 2 मिसाइल हमले हुए हैं। दोनों मिसाइल हवा में नष्ट की गई, आईडीएफ ने कहा है। तेल अवीव में सुने गए 2 बड़े धमाके। तो बीते 24 घंटे में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बड़ा जख्म दिया है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से हमला कर यूक्रेनी एयरफील्ड को तबाह कर दिया। यहां मौजूद दर्जनों फाइटर जेट जलकर खाक हो गए। दरअसल यूक्रेन F-16 फाइटर जेट से रूस को दहला रहा है, जिससे आग बबूला पुतिन यूक्रेन को एयरबेस विहीन करने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। दावा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के कई एयरबेस को राख बना सकता है। यूक्रेनी एयरफील्ड के दहन का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। पुतिन यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों को उड़ान से पहले ही जमीन पर दफनाने का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इस बार रूस का टारगेट बना है मिरगोरोद एयरफील्ड, जहां रूसी मिसाइलों ने भीषण तबाही मचाई। 12 अगस्त की शाम रूस ने मिसाइलों से मिरगोरोद एयरफील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में एयरफील्ड का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये हमले इस्कंदर मिसाइलों से अंजाम दिए गए। हमले में यूक्रेन के 9 Su-24 फाइटर जबकि 7 Su-27 फाइटर जेट तबाह हो गए। रूस ने एयरबेस की एयर स्ट्रिप भी तबाह कर दी। मिरगोरोद एयरबेस रूस की सीमा से 160 किलोमीटर दूर है।
हमले से करीब आधे घंटे पहले यहाँ रूस का एक सर्विलांस ड्रोन देखा गया था, जो एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट्स की रेकी करने आया था। रेकी पूरी होने के कुछ ही घंटे बाद यहाँ इस्कंदर मिसाइलों से हमला हो गया। ये मिर्गोरोद एयरबेस पर हमले का पहला वीडियो है। वीडियो में यूक्रेन का Su-27 फाइटर जेट शेड से बाहर नजर आ रहा है। रूस की मिसाइल सीधा फाइटर जेट पर आकर गिरती है और ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दावा है कि इसके बाद रूस ने बैक टू बैक करीब 20 मिसाइलें दागी। हालांकि ये यूक्रेन के एयरबेस दहन का पहला चरण है। दावा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के कई दूसरे एयरबेस तबाह करने वाला है। पुतिन के इस प्रतिशोध की वजह F-16 के एग्रेसिव हमले हैं। दरअसल कुर्स्क में कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की बेहद ज्यादा उत्साहित है। उन्होंने बेलगोरोद, ब्रियांस्क और वोरोनिश शहर पर बमबारी शुरू कर दी है। ये हमले सुखोई, मिग और F-16 फाइटर जेट से किए जा रहे हैं। हमले में रूस के शहरों को भारी नुकसान हो रहा है। ये रूस के येकातेरिनबर्ग शहर की तस्वीरें हैं, जहां एक रूसी अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। दावा है कि ये आग यूक्रेन की बमबारी के बाद लगी है। पुतिन को डर है कि इस साल के अंत तक F-16 फाइटर जेट्स की पूरी खेप यूक्रेन पहुंच सकती है। ऐसे में यूक्रेन को रूस में तबाही मचाने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। खतरे को देखते हुए रूस यूक्रेन के उन एयरबेस को टारगेट कर रहा है जहां F-16 फिलहाल मौजूद हो सकते हैं या भविष्य में रखे जा सकते हैं। इधर F-16 की दूसरी खेप बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। ऐसे में यूक्रेन को उन्हें उड़ाने के लिए ज्यादा कुशल फाइटर्स की जरूरत है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। फिलहाल अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए और नेटो देशों के रिटायर्ड F-16 फाइटर पायलट से यूक्रेन आकर जंग लड़ने का आह्वान किया। बाइडेन प्रशासन के इस कदम के बीच देश में ही उनकी आलोचना शुरू हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध का जिम्मेदार बाइडेन के ऐसे ही गलत फैसलों को बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है, पुतिन एक अच्छे वार्ताकार हैं, मुझे लगता है वो ऐसा बातचीत के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर बाइडेन ऐसी बेवकूफी भरी बातें कहने लगे। उदाहरण के लिए यूक्रेन एक नेटो देश बन सकता है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन से F-16 पायलट्स की भर्ती में मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने अपने फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस ने Su-30SM फाइटर जेट, Su-35S, Su-34M, MiG-31 फाइटर जेट और Su-57 का प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। पुतिन के इस कदम के पीछे नेटो हथियारों की तेजी से बढ़ती सप्लाई है। पुतिन जहां रूस में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वहीं ईरान से भी रूस को मिसाइलों की बड़ी खेप मिलने वाली है। दावा है कि ईरान रूस को फाद 360 बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाला है। इसके साथ ही 100 से ज्यादा सैटेलाइट गाइडेड वेपन भी ईरान से रूस को मिलेंगे। सितंबर के शुरुआती महीने में ही ये खेप रूस पहुंच सकती है। ईरान से रूस आने वाली इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है और रूस के कदम को युद्ध भड़काने वाला फैसला बताया है। साफ है, जहां यूक्रेन को पश्चिम से हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है, वहीं अब अमेरिका के दुश्मन भी खुलकर रूस की मदद के लिए आगे आने लगे हैं, जो भविष्य में इस जंग के और भड़कने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों का खतरा गहराता जा रहा है। अब तक राजधानी कीव और पश्चिमी यूक्रेन रूस के ग्राउंड ऑपरेशन से सुरक्षित रहा है, लेकिन अब रूस ने बैटल ऑफ कैपिटल यानी कीव विजय की घेरेबंदी शुरू कर दी है। जिस तरह यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए नेटो के सैनिक उतारे गए, उसी तरह पुतिन के मित्र देश इस ऑपरेशन में सीधी भागीदारी कर रहे हैं। खतरा यह भी है कि बैटल ऑफ कैपिटल यूरोप में रेडिएशन का बवंडर ला सकता है। रूस यूक्रेन की जंग का दायरा अब कुर्स्क से लेकर ज़ेपोरिज़िया तक फैल चुका है। कुर्स्क में रूस की उसी तरह की जंग जारी है जैसी डॉनबास रीजन में हो रही है। ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट 2 दिन से सुलग रहा है। ज़ेपोरिज़िया से लेकर रूस का कुर्स्क इलाका अभी रूसी सेना के कब्जे में है और पुतिन ने इस हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की नाकाम कोशिश कहा है। पुतिन का संकेत साफ है कि रूस का मिलिट्री ऑपरेशन, जो अब तक डोनेस्क लुहांस्क के जीते हुए इलाके को बचाने का था, अब कीव विजय का ऑपरेशन बन चुका है। इस ऑपरेशन में रूस के मित्र देश भी शामिल हो गए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक कीव विजय के लिए 3 देश रूस के साथ आ चुके हैं। ये हैं बेलारूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। बेलारूस की ओर से कीव की घेराबंदी हो रही है। चीन से भेजे गए लड़ाके जंग में उतर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई तेज हो गई है। यूक्रेन बार बार इस बात की आशंका जताता रहा है कि बेलारूस की जमीन से कीव पर हमला हो सकता है और यही होने की आशंका बढ़ गई है। बेलारूस की सीमा से रूस और बेलारूस के सैनिक कीव पर हमले की तैयारी में हैं। यहां 1000 से ज्यादा सैन्य वाहन और टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। यानी उत्तर से कीव की घेराबंदी हो चुकी है। इसके साथ ही जंग में चीन के लड़ाके भी उतार दिए गए हैं। यह तस्वीर यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से आई है, जिसमें चीन से आया एक लड़ाका राइफल की मैगजीन में गोलियां भरता नजर आ रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि चीन से 2000 से ज्यादा लड़ाके रूस भेजे गए हैं। ये सभी लड़ाके जंग में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी लड़ाके रूस भेजे जाएंगे। बेलारूस और चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में सीधे शामिल हो चुका है। आए दिन मिसाइल टेस्ट करने वाले किम जोंग ने रणभूमि में अपनी मिसाइलों के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई हुई है। अगस्त के पहले हफ्ते में मिसाइल सप्लाई पहले से तेज की गई है। यूक्रेनी सेना की इंटेलिजेंस विंग GOR का दावा है कि किम जोंग से मिली मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। रूसी सेना ने कई इलाकों में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों से हमले किए हैं। अब पुतिन, लुकाशेंको, जिनपिंग और किम मिलकर यूक्रेन विजय का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन इस वक्त वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है और उसकी वजह है ज़ेपोरिज़िया में धुआं और लपटें उगलती हुई ये चिमनी। यूक्रेन के हमले से ज़ेपोरिज़िया के रिएक्टर में लगी आग अभी तक नहीं बुझी है। IAEA ने कहा है कि जांच के बाद भी IAEA अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है।
रिएक्टर प्लांट में आग लगने के सही कारणों का पता नहीं लग पाया है। रूस का आरोप है कि रिएक्टर पर हमले का जिम्मेदार यूक्रेन है और यह हमला अमेरिकी हथियारों से किया गया है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद बंद नहीं करते तो ज़ेपोरिजिया से फैलने वाले रेडिएशन को रोकना मुश्किल है और धरती के इस दूसरे सबसे बड़े युद्ध अपराध के लिए यूक्रेन सहित अमेरिका और यूरोप जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या दो राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर गाजा में विनाश का नया तूफान आने वाला है? क्या गाजा की जंग खत्म होने की बजाय और भी विध्वंसक होने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम वार्ता के शुरू होने से ठीक पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पुतिन से मिलने रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। तो सवाल यही है कि आखिर महमूद अब्बास अचानक मॉस्को क्यों पहुंचे? पुतिन और उनकी क्या बात हुई? गाजा की जंग हर बीतते दिन के साथ बहुत विध्वंसक होती जा रही है। आईडीएफ राफा से लेकर वेस्ट बैंक तक को दहला रही है। नरसंहार का ग्लोबल विरोध होने के बावजूद भी इजराइल की बमबारी नहीं रुक रही। राफा में आईडीएफ ने बमबारी की तो एक साथ कई इमारतें मलबा बन गई, कई लोग मारे गए। गाजा के शेख रिजवान इलाके में भी आईडीएफ ने एक इमारत को टारगेट किया। खान यूनिस में भी इजरायली सेना का विध्वंसक ऑपरेशन जारी है। ये वो बमबारी है जो सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दे रही है। हमास इजरायली सेना को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है क्योंकि आईडीएफ के हमले में हमास बहुत कमजोर हो चुका है। गाजा की इस जंग में उस वक्त अचानक बड़ा टर्न आ गया जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। पुतिन ने महमूद अब्बास से मिलने के लिए अपनी कई मीटिंग छोड़ दी। पुतिन और अब्बास के बीच गाजा को लेकर लंबी बातचीत हुई। बारह अगस्त को हमास चीफ याह्या सिनवार ने युद्ध विराम की बात की थी। 14 अगस्त से शांति वार्ता शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले अब्बास मॉस्को पहुंच गए हैं। सवाल यही है कि आखिर अब्बास अचानक मॉस्को क्यों पहुंचे? उन्होंने पुतिन से मुलाकात क्यों की? जानकारों के मुताबिक महमूद अब्बास दो राष्ट्र सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं। इसके लिए वो रूस और चीन का साथ चाहते हैं, इसलिए वो पुतिन से मदद मांगने के लिए सबसे पहले रूस पहुंचे। माना जा रहा है कि रूस और चीन फिलिस्तीन के साथ हैं। पुतिन और जिनपिंग दो राष्ट्र सिद्धांत पर महमूद अब्बास का साथ देने की हामी भर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस, चीन और अमेरिका में 2 स्टेट थ्योरी को लेकर बड़ी जंग छिड़ जाएगी। इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसकी कल्पना फिलहाल संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किया ताकि ईरान की घेराबंदी कर उस पर दबाव बनाया जा सके। मगर जैसे ही दक्षिण चीन सागर से यूएस नेवी के लड़ाके निकले, फौरन चीन ने अपने समुद्री योद्धाओं को फिलीपीन सी की तरफ रवाना कर दिया, जो कि पैसिफिक रीजन में पड़ता है। आखिर क्या है ड्रैगन का नया प्लान, देखिए। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते इस जल योद्धा को देखिए, जिसकी दस्तक ने पैसिफिक रीजन में सनसनी मचा दी है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के होश वाख्ता कर दिए हैं। वैसे तो दक्षिण चीन सागर में जंगी तनाव चरम पर है। ताइवान क्राइसिस को लेकर किसी भी वक्त अमेरिका और चीन में आर पार की जंग छिड़ सकती है। अगर इसी बीच वेस्ट पैसिफिक सी में ड्रैगन के जंगी बेड़ों की एंट्री ने खलबली मचा दी। दरअसल जापान के रक्षा विभाग ने दावा किया है
कि चीनी नौसेना का शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस सागर में मौजूद है। शेडोंग के साथ 2 डिस्ट्रॉयर भी फिलीपीन सी में गश्त लगा रहे हैं। चीन का टाइप 054A फ्रिगेट भी शेडोंग के काफिले में मौजूद है। आमतौर पर साउथ चाइना सी में ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं, मगर ये पहला मौका है जब वेस्ट पैसिफिक रीजन में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर 3 जंगी बेड़ों के साथ दिखाई दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ताइवान की घेराबंदी के लिए चीन ने अपने समुद्री लड़ाकों को फिलीपीन सी में भेजा, या फिर साउथ चाइना सी में अमेरिका की दखलंदाजी के बाद ड्रैगन ने ये बड़ा दांव चला। तो आपको बता दें कि अरब में जंग की आहट को देखते हुए अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करने का ऐलान किया। लिहाजा इसी का फायदा उठाने के लिए चीन ने शेडोंग के साथ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट को फिलीपीन सी में दाखिल करवा दिया। आपको बता दें कि शेडोंग चीन का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इतना ही नहीं, शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर है। ड्रैगन का ये समुद्री जंगबाज करीब 78 मीटर चौड़ा है। ओशियान का कुल वजन करीब 70,000 टन से ज्यादा है। चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। मतलब ये कि शेडोंग के फिलीपीन सी में दस्तक सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस दांव के जरिए जिनपिंग ताइवान की घेराबंदी कर उस पर हमला भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आज पेरिस ओलंपिक से ताइवान के एथलीट वापस अपने देश लौटे। इस दौरान ताइवान के एयर स्पेस से कई किलोमीटर पहले प्लेन की सुरक्षा में F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए। सवाल है कि ताइवान के राष्ट्रपति को यह फैसला क्यों देना पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। बीच में ताइवान का चार्टर्ड विमान शान से उड़ान भर रहा है। दोनों तरफ 2 F-16 फाइटर जेट इसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। बीच बीच में फाइटर जेट फ्लेयर्स छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें ताइपे के एयर स्पेस की हैं, जहां मंगलवार की सुबह ताइवान के खिलाड़ी पेरिस से लौटे तो उनकी सुरक्षा में F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरते नजर आए। दरअसल मंगलवार को ताइवान के लिए जश्न का मौका था, क्योंकि ओलंपिक गेम्स में ताइवान के लिए गोल्ड जीतने वाली बॉक्सर लिन यू टिंग ताइवान की धरती पर वापस लौटने वाली थी। ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश पर उनके प्लेन को F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। 12 अगस्त को पेरिस से ताइवान के खिलाड़ियों ने उड़ान भरी थी। सुबह 5 बजे ताइपे एयरबेस से 3 F-16 विमानों ने उड़ान भरी। रास्ते में चार्टर्ड प्लेन को एस्कॉर्ट किया। सुबह 7:10 पर ताइपे में विमानों ने लैंड किया। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लिन यू टिंग ने महिलाओं के फेदरवेट डिवीजन में गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये ओलंपिक में ताइवान का पहला बॉक्सिंग गोल्ड है। इससे पहले देश को बॉक्सिंग में सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मिले थे।